दोस्तों, मेरा नाम दीपक इंदौरा है और आप लोग जानते होंगे कि हम लोग अपने कंटेंट को बड़ा एनरिच करते हैं, बहुत एक्सपांड करके पढ़ते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार आखिरकार कितना परवान चढ़ेगा। ये क्या इतना परवान चढ़ सकता है कि अमेरिका का पतन हो जाए, अमेरिका घुटनों पर आ जाए? क्या इतना पतन जो है वो अमेरिका बर्दाश्त कर पाएगा? रिसेंटली क्या हुआ है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ है 27 दिसंबर को, और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इस साल 2025 के अंदर मैंने 8 युद्ध रुकवा दिए हैं, उनमें से अब ये नवा युद्ध बन चुका है जिसको मैंने रुकवा दिया है। आपसे रूस और यूक्रेन का वॉर रुक नहीं रहा है, क्या कारण है? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई देश अगर खुद ब खुद अपने युद्ध को रोक रहे हैं और क्रेडिट आप ले रहे हैं? भारत पाकिस्तान ने दोनों ने समझाइश करके 10 मई को सीज फायर को रोक दिया था, सीज फायर कर लिया था उस दिन, लेकिन क्रेडिट किसको मिला? डोनाल्ड ट्रंप को। भारत ने इनकार किया पार्लियामेंट के अंदर कि अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन बात आज थाईलैंड और कंबोडिया की है कि एक मंदिर को लेकर इतना विवाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में है। एक भगवान को लेकर इतना विवाद कि भगवान तुम्हारा है कि हमारा है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार वो विवाद क्या है और वो कॉन्फ्लिक्ट कब से चला हुआ आ रहा है। लेकिन रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूएसए इज इक्वल टू यूएन और यूएन इज इक्वल टू यूएसए, मतलब अमेरिका यूएन है और यूएन अमेरिका है। ये बहुत बड़ी बात आज डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी है। जिस संस्था को बनाने के पीछे सबसे बड़ा देश जिसका योगदान था, आज वो कह रहा है कि वो जो संस्था है वो नहीं है काम की। यूएन इज इक्वल टू यूएसए। तो बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में विवाद क्या था और डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार ये बात किस बिहाफ पर की है। रिसेंटली आप देखेंगे कि जिस तरीके से आप न्यूज चैनल्स को खोलकर देखेंगे या न्यूज आउटलेट्स को पढ़ेंगे तो वहां पर एक क्लियर मैसेज जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मैसेज टू यूएन बोर्ड्स रोल इन थाईलैंड एंड कंबोडिया सीज फायर। साथ ही में एक न्यूज यहां पर भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज बिकम रियल यूनाइटेड नेशंस। आज यूनाइटेड नेशंस जो काम नहीं कर पा रहा है वो कौन कर रहा है? यूएस कर रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आज यूएन बन चुका है। तो मैंने क्या कहा कि यूएन इज इक्वल टू यूएसए और यूएसए इज इक्वल टू यूएन। आज डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार इस तरीके से परवान चढ़ रहा है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में सब कुछ ये बातें लिखी हुई हैं। आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट द ब्रेकआउट फाइटिंग बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया। और थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो फाइट चल रही थी वो अब क्या हो चुकी है? स्टॉप हो चुकी है और वो दोनों पीस की तरफ बढ़ चुके हैं। दोनों के बीच में ट्रीटी साइन जो है वो हो चुकी है। ऐसा तो पहले भी हुआ था 2007 में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो पीस ट्रीटी है वो साइन हुई थी, लेकिन वापस से क्या हुआ? तोड़ दिया गया। और ट्रंप ने कांग्रेचुलेट किया दोनों ही देशों को कि आपने सीज फायर को साइन कर लिया है। ठीक है, ही क्रिटिसाइज्ड द यूएन फॉर इट्स फेलियर इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यूएन जो है वो अपने मकसद के अंदर कामयाब नहीं हो पा रहा है। पहले मैं आपको थोड़ा सा यूएन के बारे में बता देता हूं, अंत में और बताऊंगा कि यूएन यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी संस्था है जो कि विश्व स्तर पर कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने के लिए बनी हुई है। अगर दो देशों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1944 तक चला और 45 के अंदर जैसे ही जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा उसके बाद में वो खत्म हो गया। और तब उसके बाद में जरूरत पड़ी एक ऐसी संस्था की जो कि देशों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई विवाद होता है तो उसको सुलझा सके, और इसीलिए यूएन का निर्माण हुआ। और यूएन के निर्माण के अंदर सबसे बड़ी जो भागीदारी थी तो वो आज अमेरिका की थी। अमेरिका के सपोर्ट से ही वो बन पाया। और वो कैसे बना था आपको पता होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जैसे वो खत्म हुआ तो अब एक्चुअली में ऐसे देशों की जरूरत पड़ गई जो कि अब दो भागों में बढ़ सकते हैं, कैपिटलिस्ट कंट्री और कम्युनिस्ट कंट्री। तो जो कैपिटलिस्ट कंट्री के मतलब अमेरिका के प्रभुत्व के अंदर जो देश रहना चाह रहे थे उनको कैपिटलिस्ट कंट्री कहा गया। और उन्होंने अपना एक सैनिक संगठन भी बनाया, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इसको नाटो कहा गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स के अंदर है। 1949 के अंदर उसकी स्थापना की गई थी, एस्टैब्लिश किया गया था। साथ ही के अंदर बहुत सारे देश जो कि रशिया के, जिसको यूएसएसआर पहले कहा जाता था, उसके छत्र छाया के अंदर रह रहे थे, उनको कम्युनिस्ट देश कहा गया। उन्होंने वासेनार
ट्रीटी की थी, अपना एक सैनिक संगठन उन्होंने बना लिया। दोनों देश जो है, दोनों एक गुट जो है वो अलग अलग बट गए। फिर अमेरिका ने सोचा कि देशों के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो क्यों ना कुछ देश मिलकर एक ऐसी संस्था का निर्माण करें जो कि क्या कहलाई, यूएन कहलाई। ठीक है, अब एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने जो है 8 वॉर्स जो है अब तक रुकवा दिए हैं। हैज बिकम द यूनाइटेड स्टेट्स हैज बिकम द रियल यूनाइटेड नेशंस। ये बहुत बड़ी बात है। आगे आने वाले समय के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो किसको नुकसान होगा, अमेरिका को ही नुकसान होगा। अब हम लोग चलते हैं कि आखिरकार थाईलैंड और कंबोडिया का ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है। मैप से हम लोग समझेंगे कि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, लेकिन जो बॉर्डर शेयर करते हैं 780 किलोमीटर की, उस 780 किलोमीटर की बॉर्डर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट आज बना हुआ है। और वो कॉन्फ्लिक्ट बना है केवल मंदिर को लेकर, और ये विवाद बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। बहुत लंबे समय से, सदियों से ये विवाद चला हुआ आ रहा है। लगभग ये मान के चलिए कि 11वीं सदी से ही ये विवाद चला हुआ आ रहा है, और बहुत लंबा समय बीत चुका है। थाईलैंड की और कंबोडिया की आप पोजीशन देखेंगे तो उसके पड़ोसी देश देखिए, लैंडलॉक कंट्री लाओस। अगर आपको पूछे कि पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, तो वो है कजाकिस्तान। कई बार यूपीएससी ने पूछा है कि आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा देश जो है वो लैंडलॉक है, तो लाओस का भी उसमें ऑप्शन था। मैंने खुद ने वो मेंस दिया था। तो लाओस जो है वो एक्चुअली में क्या है, लाओस जो है लैंडलॉक है। तो लाओस नेबरिंग कंट्री है थाईलैंड की भी और कंबोडिया की भी। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि यहां पर म्यांमार है, और म्यांमार के पास में भारत है ही। इसके साथ में आप देखिए कि इधर वियतनाम है, मलेशिया है, ये सब इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। इंडोनेशिया को भी हम लोग कह सकते हैं कि वो पैसिफिक का एक नेबरिंग कंट्री है। तो थाईलैंड और कंबोडिया की जो लोकेशन है वो बड़ी प्रोमिनेंट है। आज थाईलैंड के अंदर अगर टूरिज्म इतना है, बड़ा हुआ है, तो वो उसके कोस्टल रीजन के कारण है। आप देखिए कोस्ट कितना बड़ा है इसका, बहुत बड़ा कोस्ट जो है इसका बना हुआ है। इस मंदिर के ऊपर चलते हैं, विवाद इसको लेकर है, भगवान को लेकर विवाद है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि 11वीं सदी के अंदर एक राजा हुआ करते थे सूर्यवर्मन। सूर्य जो वर्मन थे, उन्होंने खमेर शैली के अंदर, ये जो शैली आप लोग देख रहे हैं ना, इस शैली के अंदर एक दरवाजा होता है जिसके ऊपर एक ट्रायंगुलर इस तरीके से बना रहता है, और इसकी विशेषताएं आप देखिए कि किस तरीके से गुंबद वगैरह बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी के अंदर सूर्य वर्मन ने करवाया, जो कि खमेर शैली, ये एक हम लोग कह सकते हैं कि साउथ जो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर ये शैली बहुत पॉपुलर है, खमेर शैली। और खमेर शैली के अंदर इसको बनाया गया। ये मंदिर शिव को समर्पित है। लेकिन क्या हुआ कि 1962 के अंदर जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसने ये ऑर्डर पास किया कि ये जो मंदिर है ये कंबोडिया को बिलोंग करता है, क्योंकि ये मंदिर बिल्कुल सीमा के ऊपर बना हुआ है। तो वहां से एक ऑर्डर पास हुआ कि ये जो मंदिर है वो एग्जिस्ट करता है कंबोडिया के अंदर। अब थाईलैंड को तो ये बात चुभनी ही थी कि यार हम तो अपना मानते थे इसको, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या किया, इसको ठहरा दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ने क्या किया, कंबोडिया को दे दिया इसको। तो थाईलैंड की वो एक कील की तरह चुभ रही थी। 1962 की बात है ये। फिर बहुत लंबे समय से विवाद चलता हुआ आ रहा था, और 2000 के अंदर भी एक युद्ध जो है दोनों के बीच में छिड़ता है, और 2007 के अंदर दोनों के बीच में एक सीज फायर साइन होता है। तभी डिसाइड किया गया कि हम लोग डिसआर्मामेंट करेंगे, कोई भी युद्ध वगैरह नहीं करेंगे, और सीज फायर को हम लोग साइन करेंगे। आज वापस से 2025 के अंदर फिर से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है इसी मंदिर को लेकर। इसका नाम है प्रेमेय मंदिर जो है इसको कहा जाता है। और ये जो मंदिर है आज दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का एक वजह बनी हुई है। अब जो दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं 780 किलोमीटर की, वहीं पर ये मंदिर भी स्थित है। और इस मंदिर को लेकर थाईलैंड कहता है कि ये हमारा मंदिर है, कंबोडिया कहता है कि जाकर देख लो कि इंटरनेशनल जो कोर्ट है उन्होंने तो हमको दिया है। बस यही विवाद जो है चलता हुआ आ रहा था, और 27 दिसंबर को दोनों देशों के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट साइन होता है, और डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि भाई हमने जो है इसको सीज फायर को करवाया है। लेकिन ये लड़ाई जो है यहीं पर थमती नहीं है, और भी कई देश ऐसे हैं जिनके बीच में नेबरिंग कंट्रीज है लेकिन विवाद होता है, जैसे अर्मेनिया और अजरबैजान। केवल ये जो बीच का एक बफर एरिया है इसको लेकर हमेशा लड़ाई होती रहती है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में देख लीजिए आप, रशिया और यूक्रेन के बीच में देख लीजिए, ये भी बॉर्डर डिस्प्यूट है। फिर ईरान, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन, यमन, ये तो किसी से छिपा ही नहीं है। इजराइल को देखकर देखिए, इजराइल ईरान किस तरीके से आमने सामने है। आप सोच रहे हैं कि सिर्फ भारत पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। देखिए भारत पाकिस्तान में को लेकर, बॉर्डर्स को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये तो अकेला पाकिस्तान ही क्लेम करता है, लेकिन भारत कहता है कि कोई डिस्प्यूट है ही नहीं।
ये जबरदस्ती पाकिस्तान ने पाक को ऑक्यूपाइड किया हुआ है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और केवल वही विवाद है। और भारत उसको विवाद नहीं मानता है, भारत उसको अपनी मुख्य भूमि मैनलैंड जो है वो मानता है। पाकिस्तान ने जबरदस्ती विवाद क्रिएट किया हुआ है, इसलिए कभी भी आप देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें इंडिया और पाकिस्तान के डिस्प्यूट को नहीं गिना ही नहीं जाता है, क्योंकि बहुत छोटा मोटा है ये, भारत कभी भी निपट लेगा उसको। तो ऐसा सभी देशों को लगता है और उनको पता भी है कि भारत के अंदर कितनी पावर है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग चाइना के ऊपर। एक्चुअली में क्या है कि चाइना जो है, चाइना वो बेसिकली वेलकम कर रहा है सीज फायर का, क्योंकि चाइना को यह लगता है कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में यह सीज फायर चाइना ने करवाया है। अब चाइना को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि 2007 में जब सीज फायर हुआ था उस समय अमेरिका, चाइना और मलेशिया ने मिलकर इस सीज फायर को साइन करवाया था। तो आज चाइना को यह लगता है कि यह भी हमने करवाया है, क्योंकि कंबोडिया और थाईलैंड ने एक गुजारिश, रिक्वेस्ट की थी चाइना से रिक्वेस्ट की थी कि आप सीज फायर करवाइए। ठीक है, ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इसको रिजॉल्व करवाइए, लेकिन वो बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पाया, सीज फायर ही अभी तक साइन हुआ है। तो चाइना जो है वो भी सुर्खियां बटोरने को तैयार है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की। देखिए, मैं जब से यूपीएससी की तैयारी मैंने की थी तब से मैं अपना अनुभव बताता हूं कि मैंने हमेशा मेंस की जब एग्जाम दी है तो मैंने एक टॉपिक जरूर प्रिपेयर किया है कि आखिरकार यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिफॉर्म की कितनी जरूरत है, क्या क्या रिफॉर्म करने चाहिए, और इंडिया को एक प्रोमिनेंट प्लेस जो है वो कैसे मिल सकता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। जो टॉप 5 कंट्रीज हैं, क्या वहां पर भी इंडिया पहुंच सकता है जो परमानेंट मेंबर है? क्या वहां पर इंडिया को एक जगह मिलनी चाहिए? ऐसे कई सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिफॉर्म की हमेशा से बात उठती रही है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो कि एक आधिपत्य में काम करता है यूएसए के, पूंजीवादी देशों के। कई बार जो एशियन कंट्रीज हैं उनको ये लगता है कि यार ये यूएन जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा है, ये कहीं ना कहीं यूएसए के इन्फ्लुएंस में अपने डिसीजंस को सुनाता है। कॉन्फ्लिक्ट जब भी रिजॉल्व कोई होता है तो वो हमेशा यूएसए के इन्फ्लुएंस में सॉल्व होता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इसके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन का टैगलाइन देखेंगे, शेपिंग ग्लोबल कॉर्पोरेशन फॉर पीस एंड प्रोग्रेस, मतलब शांति की स्थापना और प्रोग्रेस की स्थापना करना यूनाइटेड नेशंस चाहता है। लेकिन अमेरिका क्या कहता है? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि यूएसए इज इक्वल टू यूएन और यूएन इज इक्वल टू यूएस। सीधी सीधी बात है कि ये जितने भी इसके ऑर्गन्स हैं, जनरल असेंबली है, जनरल सिक्योरिटी है, ट्रस्टी सिर्फ जो काउंसिल है 1994 के अंदर इसको सस्पेंड कर दिया गया था, इकोनॉमिक इकोसॉक जिसको कहा जाता है, सेक्रेटेरिएट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये बेसिकली पार्ट है यूएन के, ताकि अलग अलग मुद्दों को अलग अलग तरीके से सुलझाया जा सके। अब हमेशा इसमें रिफॉर्म की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो ये कहते हैं कि यार हमको कब इसके अंदर परमानेंट सीट मिलेगी, क्योंकि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, रशिया है, चाइना है ना, अमेरिका वगैरह है, तो ये क्या है कि हमेशा अपने वीटो पावर का यूज करते हैं। तो वो क्या पावर हमको भी मिल पाएगी? हमने भी तो बहुत अच्छा इकोनॉमी ग्रो किया है। ठीक है, तो अब अमेरिका जो है उसका यहां पर इंफ्लुएंस रहता है और अमेरिका के दबाव में ही कोई भी डिसीजंस दिए जाते हैं। इसलिए एशियन कंट्रीज को लगता है कि क्यों ना हम लोग अपना यूएन अलग से बना ले। जैसे मुझे बताइए, ब्रिक्स बैंक क्यों बना? जबकि पहले से वर्ल्ड बैंक बना हुआ था, तो ब्रिक्स बैंक क्यों बना? क्योंकि उनको लगता था कि जब एशियन कंट्रीज को कोई फंड अलॉट होता है तो उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर 10 रुपए हैं तो 7 रुपए अमेरिका रखता है, 3 रुपए जो है डिस्प्यूट किया जाता है, या फिर अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट के कंट्रीज है उनको ज्यादा फेवर मिलता है और एशियन कंट्रीज को कम मिलता है। इसलिए ब्रिक्स बैंक को बनाकर यह दिखाया गया कि हम लोग भी अपना बैंक बना सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक देख लीजिए, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो क्या है? एक काउंटर है वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का। तो ये सारी संस्थाएं यूएसए के इन्फ्लुएंस में काम करती है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज जिस सीज फायर को हम लोग करवा रहे हैं, मतलब मैं करवा रहा हूं, मैं मतलब अहम, और अहम मतलब डोनाल्ड ट्रंप का अहम, और वो अहम किसका? रावण का अहम। और रावण का जो है किस तरीके से राम ने कर दिया था खात्मा, वो तो होगा। अब एक्चुअली में क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि जो सीज फायर हमने करवाया है वो यूएन को करवाना चाहिए था, क्योंकि वो ही तो संस्था बनी हुई है इस काम के लिए, पीस को रखने के लिए, पीस को बनाए रखने के लिए। लेकिन आज ये काम मैंने करवाया है, इसलिए मैं ही तो यूएन हूं, मैं ही तो यूएन हूं। जैसे आपने सुना होगा कि एक पलड़े में भगवान और एक पलड़े में मैं, तो कौन भारी? बताइए। भगवान बैठे हुए हैं और मैं भारी, बताइए दोनों में से कौन भारी? तो मैंने कहा कि मैं भारी। बोलो कैसे? क्योंकि मेरे अंदर तो भगवान है, मेरे अंदर ही भगवान है। जब मेरे अंदर भगवान हो गए तो मैं तो हूं ही हूं, और मेरे अंदर भगवान है, तो वजन बढ़ गया है बात का। इस तरीके से तो यूएन के अंदर आज जो कुछ भी हो रहा है वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अंदर ही
होता है। दोस्तों आप लोग डीप वर्क के कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। फोकस वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मोबाइल की इस दुनिया के अंदर फोकस और कंसंट्रेशन की किसको जरूरत नहीं। आज फेलियर का सामना क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि फोकस नहीं होता है। हम लोग बार बार अपने प्लान्स को चेंज करते हैं। आप लोग डीप वर्क के इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैंने 30 टेक्निक्स बताई हैं और काम करने की अपनी टेक्निक्स होती हैं। ऐसे नहीं कि बस लग गए काम पर। कुछ टेक्निक्स को कुछ फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं, कुछ टेक्निक्स सीखनी पड़ती हैं और वो टेक्निक्स मैंने बताई हैं। देखिए मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अभी मैं कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ठीक है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट की जो तादाद है वो अपने इंडिया के अंदर और बढ़ती हुई जा रही है और जैसे से वो बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हमारा जो यूथ है वो मिसगाइड होता रहेगा। उसको लगेगा वो अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होकर, वो अपने बिजनेस से डिस्ट्रैक्ट होकर जब वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखता है तो उसका ब्रेन जो है वो फोकस्ड नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा वही चीज घूमती रहती है। और मैंने तो कई बार अपने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर स्टूडेंट से ये परेशानियां सुनी है। स्टूडेंट कहता है खुदा का सर ये परेशानी हो रही है मुझे। मैं कह रहा कहीं दिक्कत तो ये तो नहीं है? बोला हाँ सर मैं देखता हूं ये, मगर वहीं पे ही प्रॉब्लम है, कृपा वहीं अटकी हुई है। मैं छोड़ना पड़ेगा इसको। लेकिन आज का जो यंग ब्लड है, यूथ जनरेशन, उसको समझा दो आप तो वो क्या है, एग्रेशन में सामने आता है। नहीं ये सब बेकार है, ये सब सर आप सही नहीं कह रहे हो, ये तो ये ऐसे ऐसा नहीं होता है। मगर फिर ठीक है चलो तुम अपनी लाइन पे, और फिर इसके रिजल्ट जो है आपके सामने होंगे। ठीक है ना? मतलब सपने तो बड़े हैं लेकिन काम बड़े नहीं है। 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।